सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई तुम सबके। तो आज की क्लास में हमने करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के पीवाईक्यूज को। ये जो चैप्टर है आपको लास्ट क्वेश्चन मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जो सेक्शन बी रहता है, पार्ट बी रहता है, उसका आखिरी क्वेश्चन ही रहता है और 6 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे आपको क्वेश्चन पूछने वाले मैं आपको बता देता हूँ। एक चांस ये रहने वाला है कि आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों बनाने को आपको बोलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एडजस्टमेंट्स जो आती है बोर्ड्स में 2 से ज्यादा नहीं आती। मैंने जितने करे पेपर सॉल्व कर रखे हैं, आप देखोगे प्लेलिस्ट, तो हर पेपर में किसी भी साल का पेपर उठा लो, 2 एडजस्टमेंट से ज्यादा आपको नहीं आती पीवाईक्यू में, बोर्ड्स में। ठीक है, बुक के क्वेश्चन को यार आप इग्नोर कर देना, उसमें 5-5, 6-6, 7-7 एडजस्टमेंट लिखिए कई के क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ उनको करके यार कॉन्फिडेंस हमारा लो होगा और हमें लगेगा ये चैप्टर हमें छोड़ देना है। छोड़ना बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी आता है बोर्ड में, 2 ही एडजस्टमेंट मैक्सिमम आएंगे अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब दूसरे ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या रहता है, बोर्ड्स में क्या करेंगे, वो आपको अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं दिया तो वो क्या देंगे, आपको पार्ट्स में दे देंगे। जैसे मान लो कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन दे दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का और एक क्वेश्चन और दे दिया जिसमें सिर्फ आपको ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग पूछेगा, मतलब सेपरेट 2 पार्ट्स में भी दे सकता है, और अगर फुल फ्लेज देगा तो उसमें तीनों देगा। तो दुआ करना भाई तुम्हें फुल फ्लेज क्वेश्चन है, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन कम रहने वाली है, और कंपैरेटिवली अगर आप सेपरेट क्वेश्चन करोगे और उसके कंपैरिजन में फुल फ्लेज क्वेश्चन को दोगे तो फुल फ्लेज बहुत इजी आता है। ठीक है, तो ये मेन चीज मुझे तुम्हें शेयर करनी थी, तुम्हें बतानी थी। पीवाईक्यूज जैसे हमारे को कैश फ्लो से आते हैं वो बताना था। अब प्रैक्टिस करते हैं रियल क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं एंड आपको लगेगा, पता लग जाएगा कि यार क्वेश्चन सच में इस चैप्टर से हमें काफी इजी आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है हमारे को, मतलब ऐसे क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का काम हमें करना नहीं है। ठीक है, खाली ऑपरेटिंग वाला काम करना है। तो एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सरप्लस गिवन है हमारे को 80,000 और 1 लाख। ठीक है, तो ये चीज़ यूज़ होती है हमारी फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो 2 चीज़ों पे ध्यान रखना, ईयर्स पे। इसमें एक हमें प्रीवियस ईयर होता है, एक हमें करंट ईयर होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे इसमें 2018 पुराना साल है, 2019 करंट ईयर है ना, तो वो कॉलम स्वैप कर देते हैं, मतलब 2018 इधर लिख देंगे और 2019 इधर लिख देंगे। ठीक है, तो तब ना एकदम कैलकुलेशन गलत हो जाती है अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को ना देखें। ठीक है, तो ये चेक करना प्रीवियस ईयर कौन सा और करंट ईयर कौन सा है, ये चीज़ हमेशा चेक करनी है क्वेश्चन में। तो सरप्लस देख लिया। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे यूज़ होंगे। ठीक है, जो लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक जगह होता है ना जहाँ पे हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की इंक्रीज डिक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट है इसलिए यूज़ हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे को गिवन है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए गिवन है क्योंकि नीचे आपको देखो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, अ प्लांट कॉस्टिंग 60,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 36,000 सोल्ड फॉर 40,000। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे जहाँ पर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज़ होगा और हमारे को डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जब हम अभी वर्किंग नोट में करेंगे ना तब थोड़ा समझ आएगा इसका क्या यूज़ है। जनरल रिजर्व हमारा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट होता है, यहाँ जाएगा। गुडविल अगर आप देखोगे तो गुडविल क्या हो रहा है कि गुडविल पहले प्रीवियस ईयर में 20,000 था, करंट ईयर में 15,000 है, यानी कि गुडविल कम हो रही है। तो जब भी इनटैंजिबल एसेट आपकी कम होगी ना, इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ठीक है, जैसे टैंजिबल एसेट कम होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, गुडविल हमारी इनटैंजिबल एसेट है तो इसमें जो वैल्यू का फॉल आ रहा है इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। तो ये कहाँ जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वाले सेक्शन में ये चीज़ जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है और ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये वहीं जाएंगे इंक्रीज डिक्रीज वाले में, बाद में जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन करने से पहले ना लाइक कैश फ्लो का फॉर्मेट थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, मैं फॉर्मेट नहीं समझा रहा, मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना समझा रहा हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो इसमें कह रहा है प्लांट कॉस्टिंग 60,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 36,000। देखो इसका मीनिंग क्या है कि 60,000 का हमारा एसेट था, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है, 36,000 है। ठीक है, और वो चीज़ बेची कितने में गई है, 40,000 में। तो आपको ये समझना जिस एसेट की वैल्यू 36,000 है उसको अगर हमने 40,000 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एक तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सस्ती चीज़ महंगी बेच दी ना, अगर आप ध्यान से सोचो 36,000 की चीज़ 40,000 में बेच दी तो हमें क्या हुआ, गेन हो गया। ठीक है, हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, और गेन कितने का हो गया, 4,000 का हो गया। एक तो हमारे को ये चीज़ समझनी है। ठीक है, और दूसरा
हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें से हमारे को डिप्रिसिएशन का वैल्यू मिलेगा। तो ये वाली चीज़ ऊपर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के बैलेंसेस और ये वाली फर्स्ट एडजस्टमेंट, इसको देखकर हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट कह रहे हैं इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 30,000। तो ये बिल्कुल लास्ट में जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर निकलने से एक स्टेप पहले नहीं होता इनकम टैक्स पेड, ठीक है, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर जहाँ पे आप माइनस करते हो, लाइक वहाँ पर जाएगा ये 30,000। फिर कह रहे हैं डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 18,000। तो डिविडेंड पे करा ये कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ये अमाउंट जाएगी 18,000, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने से। सबसे पहले देखो बैलेंसेस कॉपी करेंगे। इसका बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस 82,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है, इसका नेचर है लाइबिलिटी का, इसका नेचर है लाइबिलिटी का। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस BD और यहाँ पर लिखोगे 82,000, ठीक है, ये अकाउंट बनाना समझना है। और क्लोजिंग बैलेंस आप कहाँ लिखोगे, टू बैलेंस CD, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा 1 लाख का, ठीक है भाई। ये कर लिया हमने ऊपर से पर्टिकुलर्स में से। अब एडजस्टमेंट में से देखो इसमें क्या जाएगा। तो एडजस्टमेंट कह रहे हैं अ प्लांट कॉस्टिंग 60,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 36,000। तो 60,000 की चीज़ आज 36,000 की हो गई है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कम हो गई है। 60,000 से इसकी वैल्यू कम होकर 36,000 हो गई है। तो जितनी कम हो गई है ना, उतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है प्लांट के ऊपर ओवर इट्स लाइफ टाइम, मतलब पूरी लाइफ टाइम में उतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो कितना हो गया 60,000 माइनस 36,000, 24,000 डेप्रिसिएशन पूरी लाइफ में चार्ज हुआ है इस प्लांट के ऊपर जो बेचा जा रहा है, ठीक है, जो बेचा जा रहा है सोल्ड वाले पार्ट पर, सब पे नहीं, सोल्ड वाले पार्ट पर। तो जो भी एसेट सेल आउट होती है ना और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जा रहा होता है, तो जितनी भी उसकी पूरी लाइफ में डेप्रिसिएशन चार्ज होती है ना, वो हम क्या करते हैं इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से ना उसको हटाते हैं। तो जो पूरी लाइफ में इस सोल्ड वाले प्लांट पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, ये जो बेचा गया है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि कितना होगा 24,000। और ये आया कैसे है, ये 24,000 आया कैसे, 60,000 माइनस 36,000, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हटाना है। और जब आप हटा रहे हो तो लाइबिलिटी नेचर की चीज़ कम कर रहे हो तो डेबिट में एंट्री करेंगे, ठीक है। और इसमें अब आप देखोगे तो टोटल हम जब करेंगे ना इस अकाउंट का, तो टैली नहीं कर रहा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम आ रहा है। तो आपने क्या करना है, लेजर का जैसे टोटल बनाते हैं वैसे करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल बड़ी वाली साइड है, पहले निकाला, इस टोटल को कॉपी करा दूसरी साइड पे, ठीक है, क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही है। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है ना, उसको लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये क्या है, हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। और ये कितनी आ रही है, 1,24,000 माइनस 82,000 यानी कि 42,000। तो ये जो 42,000 निकला ना, इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आंसर, इसको आपने सेंड करना है, ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में डेप्रिसिएशन की जगह ये अमाउंट 42,000। और कैश फ्लो में ना ये 24,000 कहीं जाएगा, ना ये बैलेंसेस कहीं पर जाएंगे। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आंसर निकला ये जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो करंट ईयर है 2019, ठीक है, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ पर आएगा 2019। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही हमारे को करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। और इसमें से माइनस करोगे क्या आप, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ठीक है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है सबसे पहले। क्लोजिंग कौन सा होता है, करंट ईयर, और ओपनिंग कौन सा होता है, पिछले साल वाला, ठीक है। तो क्लोजिंग में आप लिखोगे करंट ईयर वाला। करंट ईयर कौन सा है यहाँ पे, 31 मार्च 2019 यानी कि 80,000, और माइनस करेंगे ओपनिंग का हमारा कितना है 1 लाख। तो ये माइनस हो रहा है, और माइनस वाली टर्म को आप किस में शो करोगे, ब्रैकेट में, ठीक है। अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब होता है नेगेटिव। तो 80,000 माइनस 1 लाख, ठीक है, माइनस ओपनिंग मतलब पुराने साल वाला, ठीक है। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करो, ये क्या आ रहा है, 80,000 माइनस
1 लाख क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये नेगेटिव आ रहा है ना 20,000, तो लॉस आ गया। तो इसका टोटल यहाँ पे किया 20,000 नेगेटिव। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, अभी ये पूरा नहीं निकला, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अभी चल रहे हैं, पूरा नहीं निकला। इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। रिजर्व वगैरह अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो ऐड करेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का गिवन है वो ऐड करेंगे। डिविडेंड पेड अगर करा हमने किसी को डिविडेंड दिया तो वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले आप ऐड करोगे, एक हम चीज़ ऐड करते थे प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो वो चीज़ हम ऐड करते थे। तो इस क्वेश्चन में देखो वो चीज़ गिवन नहीं है, वो चीज़ कैसे गिवन, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन चेक करें ना तो हमें कहीं पर भी प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन दिख नहीं रहा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर कहीं पर भी नहीं गिवन, लेकिन उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 30,000। तो टैक्स रिलेटेड आपको एक ही अमाउंट जब भी गिवन होगी ना क्वेश्चन में, सिंगल अमाउंट, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में भी वो अमाउंट जाएगा, यही अमाउंट। और क्योंकि दूसरी अमाउंट नहीं गिवन है तो हम मान के चलेंगे कि जो लास्ट में टैक्स पेड होता है ना, जो हम कैश फ्लो का आंसर करते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेप में कैश पेड टैक्स पेड करते हैं, तो वहाँ पर भी यही अमाउंट जाएगा। मतलब ये अमाउंट आपका दोनों का काम करेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर का भी, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर भी, ठीक है। ये दोनों का काम करेगा। तो अब इसमें ऐड कर देंगे टैक्स पेड, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टैक्स पेड, कितना हमने टैक्स पे किया 30,000। अब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाने, ठीक है, प्लस ही रहने देना। फिर डिविडेंड हमने पे किया इस क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट नंबर जो थर्ड थी, जो लास्ट थी, उसमें डिविडेंड बताया कि पे करें 18,000, ठीक है। फिर हो रहा है ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे आएगा 30,000, रिजर्व्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 50,000 से 80,000 हो रहे हैं, तो ये 30,000 का ट्रांसफर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चार आइटम्स, नेट लॉस, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड और ट्रांसफर टू रिजर्व, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं गिवन, सीधा हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमारा आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इन चारों को ऐड करते हैं, ये ऐड करने पे आ रहे हैं 58,000। अब हम लोग ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे एमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये अभी समझा था गुडविल की वैल्यू कम हुई है, तो गुडविल की वैल्यू अगर कम होती है तो इसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारी कितनी कम हुई है 5,000 से, तो यहाँ 5,000 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का भी अकाउंट निकाला था ना, अकाउंट बनाया था, तो ये डेप्रीसिएशन निकली थी, उसमें हमारी बैलेंसिंग फिगर, तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ऐड करने के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या जाता है, इंटरेस्ट वगैरह जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एक्स एसेट जाता है, तो वो सब नहीं है। बट हमारे केस में क्या है, गेन है, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट है ना, तो गेन क्या होती है, लेस होती है, तो गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट आप नेक्स्ट स्टेप करोगे, और गेन कितनी है 4,000। ये जब क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने तब आपको निकाल के दिखाया था 4,000 कैसे आया, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में जब हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारा आंसर निकलता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब हमारा आंसर क्या रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 1,01,000। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड करने का इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। तो एक बार ही क्वेश्चन देखते हैं कौन सी करंट लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है और कौन सी करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही हैं। तो जो भी मिलेंगे हम उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में डॉट 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 मतलब जीरो है, तो जीरो से 8,000 हो गया, मतलब ये करंट लाइबिलिटी बढ़ गई, तो 8,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो ये इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है। फिर प्रीपेड एक्सपेंस देखो 6,000 से जीरो हो गए, पिछले साल 6,000 थे, इस ईयर जीरो हो गए, ये क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट है, ठीक है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ट्रेड पेएबल्स का क्या मतलब है, देखो ये भी करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स लिखा है ब्रैकेट में, मतलब करंट लाइबिलिटी है। ये प्रीवियस ईयर 60,000 थी, इस ईयर 84,000 है, तो ये इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी बढ़ गई ना, तो जब भी करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी प्लस कर देंगे, तो ये डिफरेंस कितना है 24,000 का। अब आप ऊपर देखो ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल देखो पहले 2,40,000 थे, करंट ईयर में 2,50,000 हो गए, यानी कि बढ़ गए। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने से बढ़ गए, 10,000 से बढ़ गए, तो ये क्या इंक्रीज इन करंट एसेट है, 10,000 इसका आंसर है। और ये क्या होगा, माइनस होगा, करंट एसेट जब इंक्रीज होगी तो आंसर क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
यहां पर आप लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 8000, ट्रेड पेबल्स का डिफरेंस था 24000, प्रीपेड एक्सपेंसेस का डिफरेंस था 6000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऐड होके 1,01,000 में अगर आप ऐड करोगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, एक बार ये निकालते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 1,39,000। इसके बाद आप क्या करोगे, लेस करोगे, लेस आप सीधा कर दो इंक्रीज इन, क्योंकि एक ही करंट एसेट है ना, हम सीधा लिख देंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल में जो भी इंक्रीज आया है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो वो कितना था, 10,000 था। तो लेस का मतलब क्या है, ब्रैकेट, और हमारा अब आंसर क्या आ जाएगा, 1,29,000। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन है। एक काम रह गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले एक काम रह गया, लेस टैक्स पेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर होती है ना, वो यहाँ जाती है। तो इस क्वेश्चन में टैक्स की एक ही अमाउंट गिवन है जो कि है 30,000, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। तो 1,29,000 में से 30,000 आपके जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 99,000। ठीक है, तो 99,000 आंसर है, और यही क्या है, हमारा कैश फ्लो का आंसर है, स्टेटमेंट का आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है, इसमें हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनानी थी। तो इसमें कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट्स वगैरह में पूछो। ठीक है, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है। तो आप देखो, इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड गिवन है, तो आपकी पहले ज़मीन थी 6 लाख रुपए की, ईयर एंड पे 16 लाख हो गई, यानी कि आपने 10 लाख से अपनी लैंड की इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। तो अगर हमने ज़मीन खरीदी तो पैसे बाहर पे आउट करे होंगे ना भाई, अगर एसेट खरीदेंगे तो कैश का तो आउटफ्लो होगा ना, पैसे देंगे सामने वाले को। तो 10 लाख का आउटफ्लो यहाँ पर क्या हो गया, परचेज ऑफ लैंड में हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस लिया। फिर है 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो पहले इन्वेस्टमेंट 4 लाख की थी, अब 2,50,000 की हो गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो अगर इन्वेस्टमेंट बेची, सेल आउट करी, तो पैसे मिलेंगे, तो कैश का इनफ्लो होगा, तो 1,50,000 पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपको ऐसा सोचना है कि पैसे का इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 2 लाख से 3 लाख की हुई है, तो इसका डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे, इसकी ना नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो साथ साथ हमारे को पढ़नी है। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, अ मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रीसिएशन प्रोवाइड देयर ऑन 12,000 वॉज सोल्ड फॉर 35,000। तो आप इस चीज़ को समझते हैं कि 40,000 की मशीनरी थी और डेप्रीसिएशन कितना प्रोवाइड किया, 12,000 का, यानी कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर मशीनरी का डेप्रीसिएशन लिखा है 12,000 का। ठीक है, ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी का नहीं लिखा, जो मशीनरी सोल्ड आउट हुई है सिर्फ उसका लिखा है। तो 40,000 की चीज़ पे 12,000 का डेप्रीसिएशन लगा, तो वो चीज़ आज की डेट में 28,000 की हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। आप कह रहे हैं इस मशीनरी को, जो 28,000 की मशीनरी है, इसको हमने बेचा है 35,000 में। ठीक है, तो सस्ती चीज़ महंगी बेच दी, 28,000 28,000 के मशीनरी को 35 में बेच दिया, तो महंगी बेच दी, यानी कि फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो गेन कितना हो गया, 7,000 का हमारा गेन हो गया। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये गेन काम आता है। ठीक है, तो गेन वैसे हमारा जो काम आएगा, ये कहाँ पर आएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगा ना, मेन तो ये वहाँ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो ये जाएगा नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टिंग में ये जाएगा नहीं। नेक्स्ट लाइन है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 60,000। तो ये जो डेप्रीसिएशन गिवन है वो इसलिए गिवन है, अभी जब हम इसका मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहाँ पर ये डेप्रीसिएशन हमारे को भेजनी है। ठीक है, तब हमारे को पता चलेगा कि मशीनरी हमने कितनी खरीदी, कितनी बेची, लाइक जो मशीनरी के बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, वो इस 60,000 की वजह से आएगी। तो अभी हम ये अकाउंट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी जो भी डाउट आ रहे हैं अकाउंट बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आइटम है गुडविल। तो गुडविल हमारी प्रीवियस ईयर में 15,000 की थी, बाद में 80,000 की हो गई, तो गुडविल हमारी बढ़ गई। इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, अगर गुडविल आपकी डिक्रीज हो गई तो समझ जाना एमोर्टाइजेशन है, लेकिन गुडविल अगर बढ़ गई, इनटेंजिबल एसेट अगर बढ़ गई, तो इसको आप क्या समझोगे, परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, और नेगेटिव शो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, इसको शो करेंगे नेगेटिव।
ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट अकाउंट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस का होता है डेबिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट आप यहाँ पर लिखोगे 2 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में बॉटम में लिखोगे बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस होता है 3 लाख गिवन है, तो यहाँ पर लिख दिया 3 लाख, ठीक है। अब जब हम मशीनरी बेचेंगे ना, ठीक है, इसमें मशीनरी सेल की है तो बाय कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। मशीनरी बेचेंगे तो फर्म को पैसा मिलेगा, यहाँ पे सेल आएगा। साथ साथ हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं बाय डेप्रीसिएशन की, ठीक है, तो वो लिखेंगे। डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड में अभी कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो सारी लिखेंगे। और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे बाय लॉस लिखते हैं, बट इस मशीनरी को जो सेल आउट हुई है यहाँ पे तो गेन हुआ है, तो टू गेन ऑन सेल यहाँ आता है डेबिट साइड पे आता है। ये 11th अकाउंट में पढ़ा होगा, डेप्रीसिएशन नहीं पढ़ा था ना, तो अब इसको याद कर लो। मशीनरी बेचते टाइम अगर गेन होगा तो डेबिट में लिखेंगे, मशीनरी बेचते टाइम अगर लॉस होगा तो बाय लॉस क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ अब याद कर लो। और इन्फॉर्मेशन देखो एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, गेन की जगह यहाँ पर 7000 फिल कर लो, ठीक है। गेन अभी हमने समझा था ना 7000 आएगा, तो यहाँ गेन की जगह 7000 फिल कर लिया। और ये अब यहाँ पे ना डेप्रीसिएशन में डाउट आ सकता है कि यहाँ पर हमने जो मशीनरी अकाउंट में बाय डेप्रीसिएशन डालना है वो कितना डालना है, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में 2 डेप्रीसिएशन गिवन है। एक गिवन है डेप्रीसिएशन 12,000 का, और एक चीज़ हमें गिवन है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वो 60,000, ठीक है। तो आपको समझनी है एक बात कि ये जो डेप्रीसिएशन गिवन है ना, कि जो मशीनरी बेची है वो सिर्फ इसलिए गिवन होता है ताकि आप गेन या लॉस का कैलकुलेशन कर पाओ, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन में 2 डेप्रीसिएशन गिवन होंगे तब का बता रहा हूँ। और ये जो डेप्रीसिएशन होता है ना, जो बड़े अमाउंट का होता है, जो ड्यूरिंग द ईयर वाला होता है, जो पूरे साल भर का होता है, वो आपका जाएगा यहाँ पर बाय डेप्रीसिएशन में 60,000, ठीक है। ये यहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि ये पूरी प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है ना, तो पूरी प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हुआ है, 60,000 चार्ज हुआ है, ये इसलिए जाएगा। और दूसरे वाला डेप्रीसिएशन मैंने बता ही दिया, गेन या लॉस की कैलकुलेशन के लिए होगा, और वो कहीं पर भी नहीं जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। अब ये बेची कितने में, 35,000 में बेची है, तो बाय कैश सेल में भी आप लिख दोगे 35,000, ठीक है। तो अब हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, कुछ भी नहीं रह गया। तो अब आप क्या करोगे, टोटल करोगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आप करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है ना, ये आ रहा है 3,95,000। तो बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करा, जैसे हम लेजर बैलेंस करते हैं कोई भी अकाउंट का, उसी लॉजिक से बैलेंस करेंगे, वही टोटल दूसरी साइड लिख दिया, और बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पर निकाल देंगे। अब आप सोचो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, ठीक है। 3,95,000 में से 2,07,000 हम माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,88,000। तो अब आपको ये सोचना है कि ये क्या आएगा, और ये ना हमेशा आता है टू बैंक अकाउंट। ये क्या चीज़ है कि हमने मशीनरी क्या करी है, खरीदी है, परचेज करी है, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट मतलब पैसे का आउटफ्लो है, मशीनरी खरीदेंगे तो पैसे का आउटफ्लो है, तो परचेज करिए। ये बैलेंसिंग फिगर मशीनरी अकाउंट की हमेशा निकलेगी परचेज की, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारा डन है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से यहाँ से कौन सी चीज़ें रेलेवेंट है जो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो में यूज़ करेंगे, वो क्या क्या है। तो एक तो ये परचेज की है क्योंकि पैसे का आउटफ्लो एक ये रेलेवेंट है, एक ये सेल की है, ये रेलेवेंट है, ठीक है। अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कर रहे होते तो टू गेन ऑन सेल वहाँ चला जाता ऑपरेटिंग में, और डेप्रीसिएशन भी वहाँ पर चला जाता, ठीक है। लेकिन हम ऑपरेटिंग तो बना नहीं रहे, तो इन्वेस्टिंग में सिर्फ ये टू बैंक और बाय कैश वाली, इसको भी भाई देख लो, मर्जी है, बाय बैंक कर लो या दोनों को कैश कर लो। मैंने एक कैश एक बैंक कर दिया, थोड़ा सा लाइक अलग अलग कर दिया, आप दोनों सेम सेम कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोनों कैश करना या दोनों बैंक करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट हो गया। अब हम सीधा बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, करंट ईयर लिखेंगे, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले आप लिखोगे परचेज ऑफ लैंड, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आइटम क्वेश्चन में लैंड गिवन है, तो वो 10 लाख है, तो परचेज करिए, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। कैश का आउटफ्लो है ना, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। सेकेंड हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो ये हमारी सेकेंड चीज़ है। तो यहाँ से पैसा आया है, तो इनफ्लो है तो पॉजिटिव लिखेंगे 1,50,000। सेकेंड है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये वो चीज़ है जो हम लेजर अकाउंट बनाने हैं, वहाँ से लिख रहे हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और फिर लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो परचेज़ की है 1,88,000, पैसे का आउटफ्लो है
तो नेगेटिव ब्रैकेट में, सेल है 35,000, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉजिटिव है, ठीक है। और हमने गुडविल खरीदी है, ठीक है, गुडविल भी इंक्रीज हुई है ना क्वेश्चन में, तो गुडविल भी परचेज किया, तो परचेज ऑफ गुडविल, ये 65,000 है, नेगेटिव। अच्छा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, एक चीज़ रह गई है, क्वेश्चन एक बार ही देखते हैं, एक आइटम हमसे छूटी है और वो कौन सी है वो लिखेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखो सारी चीज़ें कंसीडर तो कर ली हैं हमने, लेकिन यहाँ पे देखो 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो 10% गिवन है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट करी है, कहीं पर पैसा लगाया तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 10% की इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट किस अमाउंट पर निकालें, 2,50,000 पर निकालें या 4 लाख पर निकालें, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट बेची है ना, थोड़ी सी कम हो गई है, तो इंटरेस्ट 10% किस पे निकालेंगे, 2,50,000 पे या 4 लाख पे। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, डिबेंचर हो, कुछ भी हो, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, जो पहले वाला बैलेंस है ना, उसके ऊपर कैलकुलेशन कर देना इंटरेस्ट की, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हमेशा कर देना। यहाँ लिखते हैं अब हम नेक्स्ट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो 4 लाख का 10% आप निकालोगे, क्या आएगा, 40,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी आइटम्स हमने लिखनी है, इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। तो इसको जस्ट ऐड कर देते हैं और आंसर डन हो जाएगा। तो ये ऐडअप करने पे हमारा आ रहा है 10,28,000 नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो हमने लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये नेगेटिव है, तो जब भी आंसर नेगेटिव आएगा आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्लो वर्ड नहीं लिखना, ठीक है, मैंने जान के लिखा है, यहाँ पे फ्लो वर्ड नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना है, यूज्ड वर्ड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनफ्लो ऑफ कैश आपको निकालना है, तो इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या होता है कि अगर हमने जो भी सेल वगैरह की है तभी हमारे को कुछ मिलेगा पैसा, तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आपको लाइक अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम है ना, तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, जो भी एसेट के अकाउंट होते हैं ना डेप्रिसिएशन वाले, वो मैं इसमें लाइक अच्छे से समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट के बैलेंस गिवन है 2, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, प्रीवियस ईयर वाले को ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं, करंट ईयर वाले को क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है, ठीक है। साथ साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2021 टू 2022 वाज 40,000, तो साल भर की डेप्रीसिएशन दे दी इसने, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रीसिएशन करके। फिर कह रहे हैं परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज 30,000, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये है सीधा, खाली इतना है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 30,000, तो ये हमने परचेज किए, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है, टू कैश करके। फिर कह रहे पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12,000, तो जो भी गेन है, प्रॉफिट मतलब गेन है, जो भी गेन है वो कहाँ जाता है, डेबिट साइड पर, ठीक है। तो आपको पोजीशंस इसकी समझा देता हूँ कैसे प्लेस करनी है, ताकि आप जब भी अकाउंट बनाओ आपका सही बने, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैं बैलेंसेस से समझा रहा हूँ। 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, 2 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है। सबसे पहले हम इस बैलेंस को लिखेंगे अपने अकाउंट में। तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, एसेट का अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, डेबिट साइड। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है, तो टू बैलेंस बी डी यहाँ पर लिख देंगे 3 लाख, ठीक है। टू बैलेंस बी डी यहाँ लिख देंगे 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस किधर जाएगा, इधर चला जाएगा, बाय बैलेंस सी डी, ठीक है। ये हमारा करंट ईयर का बैलेंस है, जो कि मैंने अभी बताया कितना है, 2 लाख, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। अब ऑफिस इक्विपमेंट का स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो जब भी हमें गेन होगा तो हमेशा कहाँ लिखेंगे, गेन ऑन सेल हमेशा लिखेंगे टू गेन, ठीक है। जब भी हमें लॉस होगा हम लिखेंगे बाय लॉस। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है, बाय लॉस लिखेंगे, बट हमारे क्वेश्चन में गेन हुए, क्लियर बताया एडजस्टमेंट में, तो ये लिखेंगे टू गेन। अगर लॉस होता एसेट बेचने में तो लिखते बाय लॉस, बट हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो ये मैं ऐसी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अभी नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें जाती हैं भाई इस अकाउंट में, अगर हमारे को यहाँ लिख दिया हमने बाय कैश, तो ये क्या मतलब है, ये सिग्निफाई करा रहा है सेल को, ठीक है। आप जर्नल बना के देखो, इसका जर्नल क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट, इसकी जर्नल बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि कैश डेबिट हो रहा है मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, पैसे का आना, तो पैसा तभी आएगा अगर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसका उल्टा बन जाता है परचेज,
परचेज को हम हमेशा कैसे लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसकी जर्नल बनाओ, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश मतलब पैसे का आउटफ्लो, ठीक है। तो टू कैश मतलब पैसे का आउटफ्लो हो गया, और इसका मतलब हो गया परचेज, ठीक है। अब ये एसेट अकाउंट है, आप थोड़ा सा सोचो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट की वैल्यू में गिरावट, फॉल आना। तो अगर एसेट अकाउंट बढ़ने पर, खरीदने पर बढ़ जाती है तो डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। जब भी एसेट बढ़ेगी ना, इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में एंट्री करेंगे। जब भी एसेट डिक्रीज होगी उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो डेप्रीसिएशन से एसेट हमारी कम होती है, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री कहाँ पर होगी, क्रेडिट साइड पर होगी, ठीक है। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ भाई कि कैसे कौन सी चीज़ डेबिट में जाएगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट में जाएगी, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, एक बार क्वेश्चन देखते हैं और जस्ट वैल्यूज फिल कर देते हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन गिवन है 40,000, तो जहां अभी बाय डेप्रीसिएशन लिखा था वहाँ 40,000 फिल करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 30,000, जहां पर परचेज लिखवाया मैंने अभी वहां पर 30,000 फिल करेंगे। गेन हमें पता चल गया 12,000, तो 40,000, 30,000 और 12,000 जरा अपने अकाउंट में हम फिल करते हैं और फिर देखते हैं क्या हमारे को निकालना रह गया। गेन की जगह मैं लिख रहा हूँ 12,000, परचेजेस की जगह लिख दिया 30,000 और डेप्रीसिएशन की जगह लिख दिया 40,000। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, अकाउंट तो हमारा सारा बन ही चुका है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, और एक चीज़ मिसिंग होना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो बैलेंसिंग फिगर से आ भी जाएगा। तो हमें सेल्स निकालनी है, वो निकाल लेंगे। और ये बाय लॉस समझाने के लिए लिखा था, ये क्वेश्चन का पार्ट थोड़ी है। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो सेल्स हमारी आ जाएंगे, और यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, सेल ही पूछ रहा है, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 3,42,000। बड़ी वाली साइड का टोटल छोटी वाली साइड कॉपी करेंगे, तो 3,42,000 में से 2,40,000 आप माइनस कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1,02,000। तो यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है 1,02,000। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे को पूरा बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। सारी चीज़ें बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल गिवन है 8 लाख, 6 लाख, ठीक है। पहले 6 लाख था, 8 लाख हो गया, यानी कि बढ़ गया, ठीक है। शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है। 2 लाख के शेयर्स हमने इशू कर दिए। तो शेयर्स जब इशू करते हैं तो क्या होता है, कैश का इनफ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 2 लाख आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन। रिजर्व एंड सरप्लस है, नोट नंबर 1 है, 3,30,000, 2,20,000। तो नोट्स में कोई डिटेल नहीं है खास, सरप्लस है ये, ठीक है। तो सरप्लस कहाँ जाता है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप होता है क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। 3,30,000 माइनस 2,20,000 ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्या है, 1 लाख पहले थी, 1,60,000 हो गई, ठीक है। नोट नंबर में लिखा है 10% डिबेंचर, ये डिबेंचर के बारे में बात कर रहा है। मैं अभी नोट दिखा दूंगा, बट मैं वैसे ही बता भी रहा हूँ साथ साथ, ये डिबेंचर्स की बात कर रहा है। तो 1 लाख थे डिबेंचर्स पहले, अब हो गए 1,60,000। तो आपके डिबेंचर्स बढ़ गए। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं ना, कैश का इनफ्लो होता है, तो 60,000 क्या हो जाएगा, डिबेंचर्स का इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 60,000 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हो रहा है ना। देखो पहले 1,95,000 थी, अब 1,65,000 हो गई, तो करंट लाइबिलिटी कम हो गई। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, लेस हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद वाला जो स्टेप होता है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी, ये वहां चला जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं एसेट्स। अब देखो नोट्स टू अकाउंट्स भी दिख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। एसेट्स डिस्कस करेंगे। एसेट्स में देखो क्या रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में आपको दिख रही है मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 7 लाख की मशीनरी पहले थी, फिर वो हो गई 10,70,000 की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 95,000 से, और फिर क्लोजिंग क्या है 1,20,000। तो जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो ना और नीचे कोई एडजस्टमेंट ना हो उससे रिलेटेड, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। इसको देखकर आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है, और वो कितनी होगी, इनका डिफरेंस 1,20,000 माइनस 95,000 यानी कि 25,000। और ये ब्रैकेट्स देख के कंफ्यूज नहीं होना भाई कि नेगेटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा। वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एसेट माइनस इट्स डेप्रिसिएशन करते हैं ना, एसेट्स में से डेप्रिसिएशन गई तो नेट वैल्यू नहीं लिखते बैलेंस शीट में, ये वो वाला माइनस है, ठीक है। अकाउंट की वैल्यू माइनस नहीं हो रही, अकाउंट पॉजिटिव ही है, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 25,000 इनका
डिफरेंस और कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा। मशीनरी की वैल्यू अगर आप देखोगे 7 लाख से 10,70,000 हो रही है, तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, तो 3,70,000 से इंक्रीज हो रही है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी नेगेटिवली शो होगा, नेगेटिव, क्योंकि जब खरीद रहे हैं ना तो पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव शो होगा। पार्ट बी देखते हैं एसेट्स में ऊपर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, 1 लाख थी पहले और 1,35,000 और नोट नंबर कुछ नहीं है। तो आपको ये समझना है भाई एसेट आपकी बढ़ गई, तो अगर आप कुछ खरीदने जाओगे, एसेट बढ़ गई मतलब कुछ खरीदने जाओगे तो पैसे का तो आउटफ्लो होगा ना, तो 35,000 नेगेटिव शो करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंडर। करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ये करंट एसेट में नहीं ट्रीट करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करेंगे और बिल्कुल लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को बिल्कुल लास्ट में करते हैं ना, जब तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर को प्लस कर देते हैं, जो नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज आता है, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है भाई। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, ये करंट एसेट है, करंट एसेट्स आपकी डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज इन करंट एसेट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1,10,000 से डिक्रीज करिए, ये बाद में ऐड हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पूरा रोल हम क्वेश्चन जब ओवर हो रहा होगा तब समझ लेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और देखनी है, सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, और वो क्या है, 10% डिवेंचर्स 60,000 वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2018। ये नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 2 में डिवेंचर्स गिवन है। तो वो कह रहे हैं ये जो 1 लाख डिवेंचर पहले थे और फिर जो 1,60,000 हो गए, ये डिवेंचर्स तो बढ़ गए हैं हमारे, कितने से बढ़ गए, 60,000 से। ये तो हमें ऊपर भी दिख रहा था बिना एडजस्टमेंट देखे। तो क्योंकि डिवेंचर 60,000 से बढ़ गए, तो यहाँ पे हमारे को जो समझना है, लाइक डेट का रोल क्या है, डेट का रोल ये है कि आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है 10% का, तो वो 1 लाख पे 10% निकालेंगे या 1,60,000 का 10% निकालेंगे, वो चीज़ हमारे को समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि 10% डिवेंचर्स कहाँ पर हुए हैं, 1 अप्रैल, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही इशू हो गए, और ये 31 मार्च को 1 लाख थे। तो 1,60,000 जो आपको क्लोजिंग में डिवेंचर्स दिख रहे हैं ना, ये सारा साल थे हमारे पास, मतलब हमने डिवेंचर्स इशू बिल्कुल बिगनिंग में करे थे, और बिगनिंग में ही हमारे पास डिवेंचर्स से 1,60,000 के थे, क्योंकि क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 1,60,000 पे होगा, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम होल्ड कर रहे हैं इस अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स को, तो जो अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स हम होल्ड करेंगे उस पर इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो 1,60,000 का 10% निकालोगे आप, ठीक है, 16,000 आ जाएगा, और 16,000 आपका कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है सरप्लस लिखने का, ठीक है। तो सरप्लस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो 3,30,000 माइनस 2,20,000, ठीक है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1,10,000। तो क्वेश्चन में कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट, तो ये जो 1,10,000 आया ना, यही क्या हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। क्योंकि ना रिजर्व्स हैं क्वेश्चन में, ना कोई लाइक कुछ भी नहीं है, ना रिजर्व्स है, ना प्रपोज डिविडेंड है, ना टैक्स का है, कुछ भी नहीं है। तो नहीं है तो हम मान के चलेंगे वो है ही नहीं, जीरो है। तो डायरेक्ट लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड करने का नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अब तक तो फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा भाई। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लिखेंगे अगले स्टेप में। इसमें हमारा जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स मैंने अभी भी बताया था, 1,60,000 का 10% निकालेंगे, तो वो 16,000 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे को डेप्रीसिएशन भी पता है क्वेश्चन में, डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ना डिफरेंस लिए 1,20,000 माइनस 95,000, ये उसका डिफरेंस लिए, ये भी हमने डिस्कस करा था। तो ये हो जाएगा 25,000। तो ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले में, तो ये आ रही है 1,51,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग करने के बाद हमारा क्या आंसर आता है, हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, ऐड करते हैं, ठीक है,
ऐड करते हैं हम लोग डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो हमारे को जो भी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज है उनको कंसीडर करना है। तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, करंट एसेट का डिक्रीज क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे कम हो रहे हैं, कितने से कम हो रहे हैं, 1,10,000, उसका डिफरेंस है। ये सारी चीज़ मैंने क्वेश्चन की बिगनिंग में डिस्कस करी है। अगर स्किप कर लिया आगे तो एक बारी क्वेश्चन का जहाँ पे स्टार्ट हुए क्वेश्चन वहाँ पर देखो, समझो, सारा पॉइंट्स मैंने सारे पॉइंट समझाए हैं। इसके बाद करेंगे लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज ना माइनस ही होता है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। आपको पता होना चाहिए, जस्ट बेसिक एक बता रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल के कंपोनेंट पता होने चाहिए। कंपोनेंट क्या होते हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। ट्रेड पेबल्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये दोनों चीज़ें इसके पार्ट होती हैं, लाइक ये पता होना चाहिए, ठीक है, वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है। तो ये 30,000 माइनस हो रहे हैं, 1,10,000 ऐड हो रहे हैं। किस में करना है, 1,51,000 में करना है। तो 1,51,000 प्लस 1,10,000 माइनस 30,000, ये हमारा आंसर आ रहा है 2,31,000। और ये क्या हो रहा है, ये आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। तो लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ये क्योंकि हमें लास्ट में तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर प्लस करना है ना, तो इसको मान लेते हैं 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब सेकंड मान लेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को। सेकंड है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने लिखा है परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो एसेट जब भी खरीदेंगे कैश का आउटफ्लो होगा, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आप देखोगे 35,000 नेगेटिव यहाँ पर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है परचेज ऑफ मशीनरी। ये नोट्स टू अकाउंट्स में हमने अभी समझा था परचेज ऑफ मशीनरी। तो नोट्स टू अकाउंट्स में मशीनरी का डिफरेंस लिया था, तो 3,70,000। ये नेगेटिव फिगर्स हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, ठीक है। ये दो ही चीज़ें हैं और कुछ तो है नहीं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो हमारा हो गया। ये ऐड करेंगे 4,05,000 नेगेटिव। तो जब भी कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग या किसी का भी आंसर नेगेटिव आता है, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, कैश फ्लो नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। यूज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये यूज्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या रह जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को मान लिया थर्ड। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। जब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालोगे ना, तो आपने समझना पैसा रेस कहाँ से हुआ। तो इक्विटी सेक्शन पे और लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में इक्विटी और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पे ध्यान देना है, तो आपको सारी आइटम्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमने इशू करें तो पैसे का इनफ्लो हुआ है, इसलिए पॉजिटिव पैसा आया, ठीक है। इंटरेस्ट इस पर अगर हमने पे करा होगा ना, लाइबिलिटी नेचर है ना डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट तो हमने इस पर पे करा होगा, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। ये हमने ऑपरेटिंग में भी इस आइटम को ऊपर भेजा था, अब वो इधर भी आ रही है, यानी कि ये वाली आइटम दो जगह जा रही है, और पे किया था इसलिए नेगेटिव ब्रैकेट में। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स। ये शेयर कैपिटल में फर्स्ट आइटम गिवन थी क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ पॉजिटिव, ठीक है। और कुछ हमें गिवन नहीं है, तो इन तीनों का टोटल जो होगा वही क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालते हैं। $60,000 माइनस 16,000 प्लस 2 लाख, तो हमारा आंसर आ गया 2,44,000। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक छोटे छोटे 1-2 स्टेप्स और रह गए, वो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर निकालने के बाद क्वेश्चन छोड़ नहीं देना, अभी पूरा करना है। लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या होता है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज। देखो तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर्स को प्लस करोगे, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो यहाँ लिखोगे इंक्रीज वर्ड। तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर को अगर प्लस करने पे नेगेटिव आंसर आया तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज वर्ड, ठीक है। फिर आप लिखोगे इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारे क्वेश्चन में तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर को ऐड अप करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 70,000, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इसमें आपने ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसके बाद ये ऐड करने के बाद देखो जो हमारा आंसर आएगा ना, लाइक इस 70,000 में ओपनिंग बैलेंस जब हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, तो हमारा आंसर आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो जाएगी क्वेश्चन जब आप एग्जाम में कर रहे होगे ना।
इस स्टेप पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर 70,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस 2,10,000 का जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, जो कि क्या होगा 2,80,000। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, एग्जाम में आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन में ही देखकर पता चल जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया। तो एक बार ही क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, करंट एसेट्स देखते हैं। तो इसमें गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस 1,70,000। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा है, ओपनिंग बैलेंस 1,70,000 नहीं लिया, हमने कितना लिया है 2,10,000। तो 2,10,000 क्यों लिया? ओपनिंग में ना आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में करंट इन्वेस्टमेंट को भी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ही मानते हो। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन में लास्ट में ओपनिंग ऐड करेंगे या कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने 1,70,000 और 40,000 दोनों को प्लस करते ही ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का देखेंगे तो 2 लाख दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 80,000 की। तो क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कितना कंसीडर करेंगे, दोनों को प्लस करके, यानी कि 2,80,000। ठीक है, तो एक बार आंसर पे वापस चलते हैं। तो नेट इंक्रीज 70,000 आया था, इसमें ओपनिंग जब आप ऐड करोगे 2,10,000 तो वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और वो जब नहीं आएगा तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती करी और उस गलती को फिर हमें ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट्स में पूछो मेरे से। स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख से इंक्रीज होती है 3 लाख, तो 2 लाख से बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी कि इशू ऑफ शेयर्स है, तो ये हमारा जाएगा फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस 1,20,000 से रिड्यूस होकर 25,000 हो रहे हैं, तो सिंपल सरप्लस गिवन है नोट्स टू अकाउंट्स में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे लॉस आ जाएगा, 25,000 माइनस 1,20,000 करेंगे लॉस आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये हमारी 60,000 से इंक्रीज होकर हो रही है 80,000। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में देखते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हमें गिवन है 10% लॉन्ग टर्म लोन, 60,000 से इंक्रीज हो रहा है 80,000, और कितने से इंक्रीज हुआ 20,000 से इंक्रीज हुआ। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इंक्रीज हुआ है तो फाइनेंसिंग में चला जाएगा, 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 देखो, इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। तो एक अब इसके ना 2 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट हो गया 60,000 वाला और एक पार्ट हो गया 20,000 वाला जो एडिशनल लोन है, जो इसका डिफरेंस है। तो 60,000 का लोन तो साल की शुरुआत से ही हमारे ऊपर था, तो ये लाइबिलिटी पे हम 10% पूरा निकालेंगे, 60,000 पे 10% पूरा निकालेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा 6,000, और जो 20,000 का इंक्रीज आया ना वो 1 जुलाई से हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो आप समझो, वो होगा 20,000 इंटू 10/100 और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम फैक्टर से। टाइम फैक्टर का मतलब है कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए वो लोन हमारे फर्म के ऊपर था, मतलब वो कितने टाइम पीरियड के लिए हमने लोन लिया। तो हमने लोन लिया 1 जुलाई से, यानी कि जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो ये नंबर ऑफ मंथ्स पे आया। तो ये कितने 9, तो 20,000 पे 10% इंटू 9/12 करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,500। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया 1,500 प्लस ये 60,000 पे पूरा 6,000 रुपये, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 6K प्लस 1,500 यानी कि 7,500। तो ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मीनिंग था एडजस्टमेंट नंबर 1 का। नेक्स्ट आइटम हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट आइटम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000 और 68,000। देखो, लेकिन टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, तो अगर एडजस्टमेंट नहीं होती, हम सबको पता है हम क्या करते हैं, ये प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का होता है और 68,000 हो जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन इन वैल्यूज़ को हम पिक नहीं करेंगे जब भी हमें एडजस्टमेंट गिवन होगी ना। टैक्स ऑफ 53,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, जब भी एडजस्टमेंट गिवन होगी हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट। ठीक है, और उस अकाउंट में ये वैल्यूज़ फिल करेंगे और फिर हमारे को एक नई वैल्यू और मिलेगी और उस वैल्यू को हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बारी ना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कौन सी प्रोविजन करंट ईयर की कंसीडर करेंगे और कौन सी प्रोविजन प्रीवियस ईयर की कंसीडर हम करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का नेचर क्या है, लाइबिलिटी नेचर है। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस BD। ये नोट्स टू अकाउंट से ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं हम 70,000 का। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आप कहाँ लिख दोगे, टू बैलेंस CD। ये भी नोट्स टू अकाउंट से देखकर लिखेंगे 68,000। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, टैक्स ऑफ 53,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमने पे किए यानी कि टू बैंक अकाउंट।
ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ये पेड था तो ये 53,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 1,21,000, तो इसको यहाँ लिखा, बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड पे, और बैलेंसिंग फिगर जो निकली है ना, ये क्या है हमारा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, इसमें जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी उसको डालेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, और ये हमारी आ रही है 51,000। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि 70,000 और 68,000 कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएंगे, जो हमें नोट्स जो कौन से बैलेंसेस गिवन थे वो कहीं नहीं जाएंगे। जब भी प्रोविजन से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी ना, तो दूसरे जो दो बैलेंसेस है ना, ये वाला जो हमें क्वेश्चन में गिवन था एडजस्टमेंट में, और ये बैलेंसिंग फिगर, ये हमारी कैश फ्लो में यूज़ होते हैं। पुराने बैलेंसेस यूज़ नहीं होते, नए वाले बैलेंसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, ये टू बैंक अकाउंट को आप ट्रीट करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर की तरह। ठीक है, जहाँ वो चीज़ जाती थी वहीं ये जाएगी, 53,000 जाएगी। ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है इसको आप ट्रीट करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर की तरह, और ये वहाँ ऊपर जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने में यूज़ होगा 51,000। 70,000 और 68,000 हमारा बस ये वर्किंग नोट में ही रह जाएगा, कैश फ्लो में ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स गिवन है, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कम हो रही है, 20,000 से 6,000 हो रही है, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज ही होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमारे को प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, वो हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया। नॉन करंट एसेट्स में हमें गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,36,000 और 1,92,000। ठीक है, 1,92,000 से इंक्रीज हो रहा है, बट नोट नंबर है तो एक बार नोट्स जो अकाउंट्स में चलते हैं। यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर में मशीनरी हमारी 2,15,000 से इंक्रीज हो रही है 3,84,000, तो मशीनरी बढ़ रही है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं इससे रिलेटेड, तो परचेज ऑफ मशीनरी इनके डिफरेंस है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नेगेटिव में लिखा होता है ब्रैकेट में, बट कोई मीनिंग नहीं है, आप इसको नॉर्मल ऐसे समझोगे। इनका जो डिफरेंस होगा ना 48 - 23, वो आपका डिप्रिसिएशन होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा, बस इतना सा इसका ट्रीटमेंट होगा। करंट एसेट्स देखो, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये सारी कहाँ जाएंगी, इनका इंक्रीज डिक्रीज चेक करके हम इसको भेज देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ट्रेड रिसीवेबल हमारे डिक्रीज हो रहे हैं ऑपरेटिंग में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिल्कुल तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर के बाद इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस यूज होते हैं, तो ये बिल्कुल लास्ट में जाएगा। अदर करंट एसेट्स हमारी 4,000 से हो रही हैं 0। अदर करंट एसेट्स बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट बाकियों की तरह, तो ये 4,000 से 0 हो रही है, यानी कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाले स्टेप में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए, एडजस्टमेंट्स भी इसके डिस्कस कर लिए। अब सीधा इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सरप्लस। ठीक है, सरप्लस में क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस है 25,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस करेंगे 1,20,000, तो ये हमारा लॉस ही आ रहा है, डिस्कस करते हुए भी हमने देखा था, ये आ रहा है 95,000 लॉस है, तो नेगेटिव। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे रिजर्व्स वगैरह, डिविडेंड वगैरह ऐड करते हैं ना, तो रिजर्व डिविडेंड तो नहीं गिवन है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स हमने निकाला था प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर जाते हैं, तो ये वो है जो हमारा क्या अमाउंट आया था 51,000 हमने निकाला था। ठीक है, अभी अकाउंट में समझा था ना 51,000 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला था, ये वो है। ठीक है, 51,000 बैलेंसिंग फिगर है, और जो टैक्स पेड है वो नीचे जाएगा। ठीक है, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जहाँ पे एंड हो रही होती है ना, टैक्स पेड जो एडजस्टमेंट वाला है वो वहाँ पर नीचे जाएगा। तो ये हमारा 95,000 नेगेटिव, 51,000 पॉजिटिव, तो ये हमारा कितना आ रहा है 44,000 नेगेटिव, और ये हो जाएगा नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो यूजुअली हमारा प्रॉफिट निकलता है, इस क्वेश्चन में लॉस निकल गया, तो नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं किसकी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक है, स्टेप्स ना लर्न कर लेना भाई, एग्जाम के लिए स्टेप्स जो भी हैं कैश फ्लो के लर्न होने चाहिए, ऑपरेटिंग के तो खासकर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है, इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट करंट लायबिलिटी का करना है, टैक्स भी माइनस करना होता है, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते अपने आप लर्न हो जाते हैं, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो एक बार ही बैठ के फॉर्मेट इसका थोड़ा ध्यान से देखो और लर्न कर लो, फिर क्वेश्चन करोगे तो ईजिली हो जाएंगे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हम ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन मैंने बताया था डिफरेंस आएगा, तो 48,000 - 23,000 नोट्स जो अकाउंट्स में देखकर डिफरेंस आएगा,
25,000 का, तो वो लिखा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जाएंगे, ठीक है, सॉरी लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर्स नहीं है, लोन है। तो इसका कैलकुलेशन मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया था 7500 का, ठीक है, अभी डिस्कस करा था इसका 6000 प्लस 1500 किया था ना, तो 7500 आ जाएगा, ठीक है। ऐड ही करना है, लेस करने वाली चीज़ें हमें गिवन नहीं है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 44,000 नेगेटिव में 25,000 और 7500 आप ऐड करोगे तो आपका आ रहा है 11,500 नेगेटिव का। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट स्टेप होता है ऐड करने का, ठीक है, ऐड और लेस करते करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला स्टेप है, ठीक है। तो आप करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। करंट एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये कितना है 65,000 माइनस 51,000 यानी कि 14,000, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे। और क्या करना है ऐड, डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स, ये भी कम हो रही थी तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स, ठीक है। ये 4,000 था इसका डिफरेंस, तो ये भी ऐड करना है, प्लस कर देंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्रीज हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट जब बढ़ जाएगी तो लेस करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। तो ये कितनी थी 7,000 से बढ़ रही थी, तो कैश फ्लो में माइनस हो जाएगी। एक आइटम और माइनस होगी, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, तो ये कितनी है 14,000 नेगेटिव, ठीक है, माइनस होनी है नेगेटिव। अब आपको कौन सी आइटम्स को एडजस्ट करना है, 11,500 नेगेटिव वाला और ये नीचे जो 4 आइटम्स लिखी हैं इनको हम एडजस्ट कर देंगे। तो हमारा अब आंसर कितना आ रहा है ये सारा करने के बाद 14,500 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा कैश फ्लो आ गया, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। इसमें से जस्ट हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, तो लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था ना वहाँ पर ये मिलेगा, नहीं तो जो एडजस्टमेंट है वहाँ पर भी ये अमाउंट हमारे को गिवन है। तो टैक्स पे किए, कैश का आउटफ्लो है 53,000 नेगेटिव, ठीक है। तो 53,000 नेगेटिव और 14,500 ये कितना आ जाएगा 67,500 नेगेटिव। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, लेकिन आंसर क्योंकि नेगेटिव आया तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी हो गई है। अब हमें करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको कहाँ देखना होता है, बैलेंस शीट में आपने देखना होता है नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन है और वो है परचेज ऑफ मशीनरी की, ठीक है। तो मशीनरी खरीद रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है फर्म से, तो आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो 3,84,000 माइनस 2,15,000 और ये आ रहा है 1,69,000। तो एक सिंगल आइटम ही जानी है इसमें, तो वो नेगेटिव में शो हो रही है और यही हमारा आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, यानी कि कैश यूज, नेगेटिव है मतलब कैश यूज। अब करेंगे इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करेंगे, तो जब भी आप प्रिपेयर करोगे ना आपने बैलेंस शीट में कहाँ देखना है, एक देखना है इक्विटी में और एक देखना है लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि पैसा हम रेस कहाँ कर सकते हैं, शेयर्स के थ्रू कर सकते हैं या लोन के थ्रू कर सकते हैं। तो फाइनेंसिंग मतलब पैसा रेस कैसे करें, तो वो रीजंस कहाँ मिलेंगे, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में। तो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स का डिफरेंस ले लो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का, ये आ रहा है 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख लिख दिया। फिर हमारा लोन बढ़ा है, ठीक है, तो लोन हमने लिया है ना लोन, तो लोन भी हमने लिया है, ठीक है। तो हमारा लोन बढ़ा है कितने से 20,000 से, इस पर हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस भी करी थी, ठीक है। फिर है इस पे जो हमने पे करा है, देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग में शो करेंगे, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में शो करेंगे। और ये वाली इंटरेस्ट ना साथ साथ ऑपरेटिंग में भी जाते हैं, तो आपको समझना है कुछ चीज़ें दो जगह भी जाती हैं कैश फ्लो में। तो वो यही इंटरेस्ट वगैरह होते हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट्स पे मिलना होता है या डिबेंचर्स और लोन पे हमें देना होता है। तो ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना पे करा है 7500, ये एडजस्टमेंट गिवन है इसकी, ये हमने समझी थी अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, और पे करा है इसलिए नेगेटिव। तो ये तीनों चीज़ों का आपका जो टोटल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये निकाल लेते हैं।
तो ये तीनों चीज़ें हमारी एडअप करने पे कितनी आ रही है, 2,20,000 में से 7,500 माइनस करेंगे, यार है 2,12,500 और पॉजिटिव आंसर है इसलिए कैश फ्लो लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक स्टेप रह गया। ठीक है, तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर्स को ऐड करना है। ठीक है, और कैश एंड कैश एंड इक्विवेलेंट्स वाला स्टेप रह गया, तो वो करते हैं और क्वेश्चन एंड करते हैं। लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर्स को प्लस करेंगे। पॉजिटिव आंसर आएगा तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज, नेगेटिव आंसर आएगा तो हम लिखेंगे नेट डिक्रीज। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर्स को प्लस करके हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन में आ रहा है वो आ रहा है -24,000। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, नेट डिक्रीज, और 24,000 को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने करना है ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, आपको वेरिफिकेशन भी यही है, ये वाला स्टेप ना वेरीफाई भी कर देगा कि आपने पहले सही करा है या गलत करा है, ये वेरिफिकेशन का भी स्टेप यही है। तो हमने क्या करना है, ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट में से देखकर। ठीक है, और आपको जब 24,000 नेगेटिव में ये बैलेंस शीट में से ओपनिंग बैलेंस देखकर ऐड करोगे ना, तो जो आंसर आना चाहिए ना, वो आंसर क्या आना चाहिए, वो क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में गिवन है, जो क्लोजिंग बैलेंस हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो बैलेंस शीट में गिवन है उसके बराबर आना चाहिए। अगर वो मैच कर गया तो बिल्कुल सही सॉल्व करे, क्वेश्चन पेपर में ही समझ आ जाएगा पेपर करते टाइम कि सही सॉल्व करे। तो ओपनिंग बैलेंस एक बार ही बैलेंस शीट में से जाकर देखते हैं, ऐड करेंगे और क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए, वो चीज़ हमारी वेरीफाई हो जाएगी। तो 24,000 नेगेटिव है हमारा नेट डिक्रीज। ठीक है, तो 2 के सी में हमें गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये 49,000 हमारे को गिवन है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग है 25,000। देखो इसका डिफरेंस 24,000 का ही है ना, और वहाँ पर भी 24,000 नेगेटिव था, यहाँ पे 24,000 कम हो रहा है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे 49,000 24,000 नेगेटिव में, और हमारा आंसर देखो क्लोजिंग के बराबर ही आ जाएगा। तो ये हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई है। ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं 49,000 और ये बिल्कुल इक्वल आएगा क्लोजिंग के 25,000। तो यहाँ पर लिख दिया और वेरिफिकेशन कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारा वीडियो ओवर है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे।